आइए, वेलकम क्लास 12। हम लोग तो कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर। तो एक बार समझते हैं कि आज इस लेक्चर में कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को कवर करना है। लास्ट मैंने बताया था कि हम लोग अब सीखेंगे वो जो एक्सचेंज रेट होता है ना, $1 इज इक्वल टू 74 या 1 yen इज इक्वल टू रुपीज। तो वो जो एक्सचेंज रेट होता है वो फिक्स कैसे होता है, वो मैंने बोला था कि वो मैं बताऊंगा कि कैसे फिक्स होता है। 3 मेथड मैंने बताया था, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और मैनेज्ड। 3 मेथड है उस रेट को पता करने का, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और मैनेज्ड फ्लोटिंग बोलते हैं उसको। तो उसका मैंने थर्ड रखा है टॉपिक, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। ये मैंने थर्ड में रख दिया है। उससे पहले कुछ सीखना है, थ्योरी वाली बात है, तो मैंने उसको 2 रखा है, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, क्यों हम लोग को फॉरेन करेंसी चाहिए होता है। हम इंडिया में हैं, हमें क्यों यूएस डॉलर चाहिए, हमें क्यों येन चाहिए, हमें क्यों रियल्स चाहिए, क्यों हमें ओमानी रियल्स चाहिए, क्यों हमें कुवैती दिनार्स चाहिए। तो क्यों हम डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी का, किन कारणों से, इसको समझेंगे। साथ ही साथ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, इंडिया में डॉलर कैसे आता है, किन कारणों से आता है, येन कैसे आता है, किन कारणों से आता है, कुवैती दिनार इंडिया में क्यों आता है, कैसे आता है, क्या रीजन है, सप्लाई कहां से आता है फॉरेन करेंसी का, वो सब भी हम लोग सीखेंगे। तो ये दोनों मेरा थ्योरी पार्ट है। ये दोनों थ्योरी बताने के बाद हम एक्सचेंज रेट को कैसे निकालते हैं ये टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और इसके अंदर 3 मेथड है, तो वो बहुत इजी है, इसीलिए हमको लगा कि पहले थ्योरी आपको हम बता दें। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक अच्छा सा स्टार्ट लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखो मैंने लिख कर रखा है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो पहले वर्ड का तो मतलब समझ में आए। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज मतलब डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। हम लोग इंडिया वाले है ना, जिनको लोग प्यार से इंडिया वाले ही कहते हैं, हम लोग को क्यों चाहिए फॉरेन करेंसी, क्या रीजन है कि हम लोग को फॉरेन करेंसी चाहिए। फर्स्ट रीजन, थ्योरी है बस समझना है, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। सपोज हमने यूएस से लोन लिया है, तो यूएस वाला इंडिया को लोन कैसे दिया होगा, डॉलर दिया होगा, तो वो पेमेंट मांग रहा, लोन का टाइम हो गया, इंडिया से वो पेमेंट मांग रहा कि इंडिया तुमने जो लोन लिया था पेमेंट दो। तो इंडिया उसको पे कैसे करेगा, यूएस डॉलर में पे करना होगा, क्योंकि आपने लोन लिया था यूएस डॉलर में, तो पेमेंट भी आप करोगे यूएस डॉलर में। जापान से हमने लोन लिया येन, फॉरेन करेंसी हमने लोन लिया था जापान से येन, तो जापान वाले ने हमको येन दिया था लोन पे। तो जब हम रीपेमेंट करेंगे जापान को तो येन से ही करना होगा, इंडियन रुपी से नहीं। तो रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, तो जब हम कोई लोन लेते हैं किसी कंट्री से, तो हमको उसी कंट्री के करेंसी में पेमेंट करना होता है, तो हमको तो चाहिए डिमांड, इसीलिए हमको फॉरेन करेंसी चाहिए ताकि हम लोन्स का पेमेंट कर सके, इंटरनेशनल लोन्स का। ये पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सपोज तुम हो, हम हैं, हम लोग क्या किए, एक पार्टनरशिप करके चले गए, चलो यूएस में जाके हम लोग बिजनेस करेंगे, वहीं पर फैक्ट्री, वहीं पर ऑफिस, वहीं पर सब कुछ। तो वहां पे फैक्ट्री करने के लिए, वहां बिजनेस सेटअप करने के लिए इंडियन रुपी से काम चलेगा क्या, नहीं। हम लोग क्या चाहिए होगा, उस कंट्री का, जो कंट्री में हम लोग जाएंगे वहां की कंट्री का करेंसी चाहिए होगा। सपोज हमको यूएस में मन कर रहा है बिजनेस करने का, तो हमको क्या चाहिए, यूएस डॉलर चाहिए। हमको मन कर रहा है कि हम कुवैत में जाके बिजनेस क्या करें, तो हमको क्या चाहिए, कुवैती दिनार चाहिए। क्लियर है। हमको मन कर रहा है कि जापान में जाकर हम अपना बिजनेस करें, तो हमको क्या चाहिए, येन चाहिए, तब ना जाकर हम वहां पर अपना बिजनेस सेटअप कर पाएंगे। तो दीज आर दी
डिमांड, क्यों हम, रीजन है ये सब, क्यों हम डिमांड कर रहे हैं फॉरेन करेंसी का, क्या रीजन है कि हमको फॉरेन करेंसी चाहिए? फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर हमको किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसी के करेंसी में करना पड़ेगा। 2 पॉइंट क्लियर हो गया डिमांड का। थर्ड पॉइंट, इंपोर्ट्स। सपोज तुम कोई भी इसको मैंने लिखा नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं, बाहर से आ रहा है इंडिया में, यूएसए से आ रहा है, जापान से आ रहा है, हर जगह से आ रहा है इंडिया में, क्या आ रहा है? गुड्स सर्विसेज। पेमेंट करेंगे उनके रिलेवेंट करेंसी में। यूएसए से कुछ गुड्स आया, डॉलर में पेमेंट करना होगा, जापान से कुछ आया, येन में पेमेंट करना होगा। तो चाहिए ना फॉरेन करेंसी, डिमांड है फॉरेन करेंसी का, डिमांड मतलब रहेगा तब तो पेमेंट करेंगे। तो इंपोर्ट अगर करते हैं तो हमको पेमेंट करना होता है फॉरेन करेंसी में, इसीलिए डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी। फोर्थ नंबर देखिए, ग्रांट्स एंड लोन्स। किसी कारण, सपोज कीजिए किसी कारण यूएसए में बहुत बुरा स्थिति हो गया, बुरा स्थिति कहने का मतलब कुछ फ्लड आ गया, कुछ ऐसा आ गया, क्योंकि हम लोग की फ्रेंड कंट्री है, या रशिया ही ले लो, हम लोग की फ्रेंड कंट्री है, कुछ अगर वहां हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? डोनेशन देते हैं, ग्रांट्स एंड डोनेशन। हम लोग हेल्प करते हैं उस कंट्री का ताकि उसको वो ओवरकम कर सके। तो ग्रांट्स एंड डोनेशन, अगर हमको रशिया को हेल्प करना है तो उनके करेंसी में करना होगा, अगर हमको यूएसए को हेल्प करना है तो यूएस डॉलर में करना होगा, तो चाहिए ना यूएस डॉलर। तो इंडिया को ग्रांट्स और डोनेशन भी करना होता है, कहने का मतलब यूनिलैटरल, वन साइडेड पेमेंट इसको बोलते हैं, यूनिलैटरल पेमेंट्स करने होते हैं कुछ सपोर्ट के लिए किसी फ्रेंड कंट्री को, तो आपको करेंसी चाहिए होगा तभी हम हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी हमको चाहिए होता है ताकि हम डोनेशन कर सकें, अपने फ्रेंड कंट्री का हेल्प कर सकें बुरे हालात में। फिफ्थ नंबर आप देखिए, डायरेक्ट परचेज अब्रॉड, डायरेक्ट परचेज अब्रॉड। सपोज कीजिए ये बेसिकली टूरिस्ट से रिलेटेड, आप इस पॉइंट को ऐसे याद रखिएगा, टूरिस्ट डायरेक्ट परचेज, ये डायरेक्ट परचेज कौन करता है? टूरिस्ट करता है। इंडिया के लोग चले गए यूएसए में, घूम रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं, यूएसए पूरा घूम रहे हैं, तो वहां कुछ भी वो परचेज करेंगे तो उनको यूएस डॉलर में पेमेंट करना होगा। तो चाहिए ना, ये डिमांड है ना, क्योंकि हम लोग वहां पे विजिट किए हैं एज टूरिस्ट, तो वहां से कुछ भी चीज अगर परचेज करेंगे तो यूएस डॉलर में पेमेंट करना होगा, डिमांड है। इन कारणों से देखो डिमांड बन रहा फॉरेन करेंसी का। जापान चले गए, मन हुआ कि जापान में जाके जापानीज टेम्पल वगैरह भी देखे हम, तो जापान चले गए, हम ही चले गए जापान, तो वहां पे कुछ भी अगर हम परचेज करेंगे, है ना, तो हमको वहां पेमेंट करना होगा येन में, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, डायरेक्ट परचेज अब्रॉड। क्लियर? पेमेंट ऑफ इनकम्स, इनकम्स मैंने लिख दिया, इसको और क्लियर कर देते हैं, फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम्स आपको पता है क्या होता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। फैक्टर पेमेंट्स, फैक्टर इनकम्स, याद आ रहा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट किया जाता है। सपोज तुमने अपना बिजनेस यूएसए में लगाया है, तुमने अपना बिजनेस यूएसए में लगाया है, वहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं तुम्हारे, वहां पर हर कुछ है, लैंड है तुम्हारा, एंटरप्रेनर है, वहां पूंजी तुमने वहां लगाया है यूएसए में, तो सब यूएस डॉलर में लगाया है। वहां के लेबर को तुम पेमेंट कैसे करोगे? वहां के लेबर को पेमेंट कैसे करोगे? वेजेस डॉलर में करना पड़ेगा। वहां पर कैपिटल को इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? डॉलर में मिलेगा। तो अगर हम इंडिया वाले बाहर जाकर बिजनेस सेटअप करते हैं तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंप्लॉय करेंगे हम बाहर में, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलने वाला इनकम जो होता है उसको हम लोग उसी के रिलेवेंट करेंसी में पेमेंट करना होगा। यूएसए में लगाए हैं बिजनेस, तो लैंड को जो रेंट बनता है वो हमको यूएस डॉलर में देना पड़ेगा। अगर जापान में लगाए हैं हम अपना बिजनेस, तो जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इनकम बनता है हमको सारा येन में पेमेंट करना होगा। इसीलिए इंडिया को रिक्वायरमेंट है फॉरेन करेंसी का, ये भी एक पॉइंट इसमें आता है।
पेमेंट ऑफ इनकम्स। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो भी तुम पेमेंट करोगे, अगर बिजनेस बाहर लगाए हो इंडिया के बाहर, तो उसी रिलेवेंट करेंसी में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब फॉरेन करेंसी में आपको पेमेंट करना होगा। फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है मतलब पैसा चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए, ठीक है। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग क्या होता है कि हम लोग स्पेकुलेट करते हैं कि क्या करना चाहिए, सिचुएशन देखते हैं। अगर फ्यूचर में लगेगा कि फ्यूचर में परचेस करें कि अभी परचेस करें, इसी को बोलते हैं स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। रुक जाते हैं, थोड़ा सा प्राइस को देख लेते हैं, प्राइस अच्छा होगा तब परचेस करेंगे, यही चीज होता है स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। आप कुछ खरीद नहीं रहे हो, आप सोच रहे हो कि अभी खरीदना सही रहेगा कि 10 दिन बाद खरीदना सही रहेगा। तो कई बार हम लोग अदर कंट्रीज के साथ, हमारी इंडिया कई तरह के स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करती है। मतलब इंडिया वॉच करती है, सोचती है कि अभी पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना सही है यूएसए से या नहीं। अगर एक्सचेंज रेट हाई है, सपोज $1 इज इक्वल टू ₹100 है, तो इंडिया जो चीज परचेस करना चाह रही है खरीदेगी नहीं। जैसे ही $1 इज इक्वल टू 35 हो गया, तुरंत इंडिया सोचेगा हाँ अब सही है, एक्सचेंज रेट अच्छा हो गया, तुरंत यूएसए से खरीद देते हैं जो चीज हमको खरीदना है। तो इसी को बोलते हैं स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। तो कई बिजनेसेस शेयर्स वगैरह के स्पेकुलेटिव ट्रेड किए जाते हैं। तो ध्यान रखा जाता है एक्सचेंज रेट का। एक्सचेंज रेट जब फेवरेबल है तब तो आप तुरंत खरीद लोगे, लेकिन एक्सचेंज रेट अगर अनफेवरेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सचेंज रेट हाई है, आपका जो रुपी है बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हुआ है, तब तो आप नहीं खरीदोगे। $1 इज इक्वल टू 200, सपोज $1 इज इक्वल टू 200, मतलब आपको $1 खरीदने के लिए 200 इंडियन रुपीज सैक्रिफाइस करना होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप खरीदोगे क्या यूएसए से? नहीं खरीदोगे, आप वेट करोगे कि एक्सचेंज रेट थोड़ा सा फेवरेबल हो जाए तब खरीदेंगे। तो इस तरह का चीज होता है स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। क्लियर है? तो दीज आर द रीजंस फॉर डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। क्यों इंडिया को फॉरेन करेंसी चाहिए? लोन लेगा तो पेमेंट करना है तो चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना है कहीं बाहर कंट्री में तो पैसा चाहिए, है ना। जिस भी कंट्री में करना उसी कंट्री का करेंसी चाहिए। कुछ बाहर से सामान मंगाए उसका पेमेंट करना है तो वही करेंसी में करेंगे तो ज्यादा बेटर है। फॉरेन यूएसए से मंगाए तो यूएस डॉलर में करेंगे, कुवैत से मंगाए तो कुवैती दिनार में पेमेंट करेंगे। अपने फ्रेंड कंट्री को हेल्प करना है तो इंडियन रुपी नहीं देंगे, खजाने से यूएस डॉलर निकाल के दे देंगे। आरबीआई से बोलेंगे कि आरबीआई तुम्हारे पास तो खजाना रहता है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व हो तुम, मेरी जो फ्रेंड कंट्री है यूएसए उसका हालत बहुत खराब है, वहां फ्लड आ गया, थोड़ा सा यूएस डॉलर दे दो ताकि वहां हम दान कर सकें, ग्रांट्स एंड डोनेशन। टूरिस्ट विजिट, इंडिया वाले यूएसए गए, वहां कुछ भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदे वो तो पेमेंट करेंगे यूएस डॉलर में। तो इन कारणों की वजह से हम लोग डिमांड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज का या फिर फॉरेन करेंसी का। देखो अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है, अगर आपको ये 7 पॉइंट्स क्लियर है तो आप सप्लाई के 7 पॉइंट्स आपको याद नहीं करने होंगे। इन्हीं सब पॉइंट्स को इधर अपोजिट किया हुआ है। तो अब हम स्विच कर रहे हैं इस टॉपिक के तरफ। ये तो क्लियर हो गया कि इंडिया को क्यों चाहिए फॉरेन करेंसी, ये सब रीजन है कि हम लोग को फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए। अब हम स्विच कर रहे हैं इस टॉपिक पे। ये टॉपिक क्या है देखो, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। सोर्सेस मैंने बगल में लिख दिया है, कहां से आता है फॉरेन करेंसी इंडिया में, सोर्सेस ऑफ फॉरेन करेंसी। देखो इसमें क्या हम लोग को सीखना है। सपोज करो कि आपने कोई चीज बेचा है, कहां बेचा है, जापान में बेचा है। इंडिया का कोई मशीन जो है जापान जा रहा, जापान पहुंच गया, इंडिया का कोई मशीन
इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ था मशीन, जापान पहुंच गया। तो जापान जो मशीन परचेज किया है इंडिया से, जापान पेमेंट भी तो करेगा हम लोग को। क्या चीज में पेमेंट करेगा जापान? जापान हम लोग को क्या देगा? येन देगा। जापान हम लोग को येन देगा। वो मैटर है कि हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे इंडियन रुपये में, लेकिन वो येन ही पेमेंट करेगा। आरबीआई के पास येन जमा हो जाएगा। तो देखो मैंने कितना अच्छा से पॉइंट को सामने सामने लिखा है। इसका इंपोर्ट, इसका एक्सपोर्ट, इसका इन्वेस्टमेंट, इसका भी इन्वेस्टमेंट। तो पॉइंट सिमिलर है, इसलिए मैंने सामने सामने लिखा है। तो अगर आप ये पॉइंट याद कर लोगे तो आपको ये पॉइंट अपने आप याद रहेगा। चलो अब इसको समझते हैं। वो तो क्लियर हो गया जापान वाला, जापान ने कुछ खरीदा तो वो हमको फॉरेन अपना ही करेंसी देगा। तो इंडिया के पास क्या आ गया? येन आ गया। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट यहां आपको दिख रहा, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको ऐसे समझते हैं। सपोज कीजिए कि आरबीआई कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। आरबीआई ही एक ऐसी बैंक है जहां पर सारा कंट्रीज का फॉरेन करेंसी खजाना वहीं रहता है और कोई बैंक में नहीं रहता है। तो आरबीआई को लगा कि उसके पास कुवैती दिनार कम है। कुवैत के साथ ट्रांजैक्शन करने में उसको बहुत दिक्कत हो रहा था, क्योंकि कुवैती दिनार जो है खजाने में खत्म हो गया था। तो इंडिया क्या की, अप्रोच की कुवैत, लोन दीजिए। तो कुवैत वाला लोग क्या किया, कुवैत की गवर्नमेंट क्या की, लोन दे दी इंडिया को। तो लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब इंडिया किसी अदर कंट्री से लोन लेता है तो रिलेवेंट करेंसी फ्लो करता है इंडिया की तरफ। कुवैत से लोन लिए, कुवैती दिनार आ जाएगा, खजाना भर जाएगा। लोन लिए यूएसए से, यूएस डॉलर आ जाएगा इंडिया में, खजाना भर जाएगा। क्लियर है? तो लोन जब लेते हैं तो इंडिया में सप्लाई आता है फॉरेन करेंसी का। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिस तरह हम लोग यहां से जाकर बाहर बिजनेस लगाते हैं, आफ्टर 1991 ग्लोबलाइजेशन के बाद बाहर कंट्रीज से लोग आकर इंडिया में अपना प्रोजेक्ट, अपना बिजनेस लगा रहे हैं। तो बाहर कंट्रीज से आ रहे हैं, बिजनेस लगा रहे हैं, मतलब पैसा लेकर के आ रहे हैं। यूएसए से कोई आ रहा है तो यूएस डॉलर लेकर के आ रहा है, जापान से कोई आ रहा है तो येन लेकर के आ रहा है। तो फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रहा है। सेकेंड पॉइंट भी क्लियर है। देखो सामने सामने अगर याद रहा तो मच बेटर। यहां इंपोर्ट था तो यहां एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, इंडिया का कोई प्रोडक्ट बाहर में सेल हुआ तो इंडिया रिसीव करेगा ना पेमेंट। सपोज हमने यूएसए को सेल किया तो यूएस डॉलर आ गया इंडिया में। हमने सेल किया ओमान को तो ओमानी रियल्स आ गया इंडिया में। तो एक्सपोर्ट से क्या होता है, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी होता है, पैसा आता है, फॉरेन करेंसी इंडिया में आता है। 3 पॉइंट क्लियर हो गया। यहां भी ग्रांट्स एंड डोनेशन था, यहां भी ग्रांट्स एंड डोनेशन है, लेकिन थोड़ा सा रिवर्स है। ग्रांट एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सपोज इंडिया के बहुत बुरे हालात हो गए, बहुत बुरे हालात हो गए, फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, बहुत बुरे हालात हैं, तुम्हारा सुनामी वगैरह का जब आया था तो हर एक कंट्री इंडिया को हेल्प कर रही थी। सुनामी आपको अप्रॉक्स 2005 ऐसा कुछ को याद नहीं है। तो जब सुनामी वगैरह आया था तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत लॉस हुआ था। तो बहुत सारी कंट्रीज इंडिया को हेल्प करने के लिए आगे आ रही थी। यूएसए आया तो यूएसए क्या दिया, अपना डॉलर दिया। तो ग्रांट्स एंड डोनेशन हम लोग जब रिसीव करते हैं बाहर कंट्रीज से तो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी आता है, आरबीआई का खजाना भरता है। डायरेक्ट परचेज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, टूरिस्ट इंडिया विजिट तो करते हैं, आप लोग देखे होंगे, कहीं भी चल जाओ, कोई टूरिस्ट प्लेस पे चले जाओ जहाँ फॉरेनर्स आपको दिखेंगे, है ना। पुरी जाओ, टेम्पल वाले प्लेस पे जाओ, पुरी जाओ, बोध गया चले जाओ, है ना, कुछ एग्जाम्पल और है। तो वहाँ आपको टूरिस्ट आपको दिख जाएंगे।
तो टूरिस्ट अगर यहाँ आ रहे हैं इंडिया में, तो वो यहाँ का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो खरीदते होंगे, परचेज करते होंगे, तो पेमेंट करते हैं वो। भले ही शॉपकीपर को इंडियन रुपये में मिलता है, लेकिन वो पूरा एक्सचेंज तो करवा लेते हैं ना। एक्सचेंज शॉप में जाकर अपने पूरे डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करते हैं वो, तो कायदे से वो डॉलर तो आ ही गया इंडिया में। शॉपकीपर इंडियन रुपी ही रिसीव करेगा, एक्सचेंज कॉर्नर में जाकर अपना वो डॉलर को बदल लेते हैं, लेकिन डॉलर तो आ गया ना इंडिया में। तो जब भी टूरिस्ट किसी अदर कंट्री से भी इंडिया में विजिट करते हैं, जापान से कोई आया, समझ जाओ कि येन आ गया, येन करेंसी जापान का इंडिया आ गया। यूएसए से कोई आया घूमने, विजिट कर रहा है टूरिस्ट प्लेस पे, तो समझ जाओ कि वो यूएस डॉलर लेकर आया है। तो कई बार डायरेक्ट परचेज होते हैं, डायरेक्ट परचेज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। टूरिस्ट वाला एग्जांपल इसमें याद रखेंगे। इनकम रिसीट्स, अभी देखो यहां पर क्या था, पेमेंट ऑफ इनकम, यहां क्या है, इनकम रिसीट्स। बाहर से कोई अपना बिजनेस यहां लगाया है, मतलब यूएसए का कोई रेसिडेंट इंडिया में अपना बिजनेस कर रहा, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कहां एम्प्लॉयड किया, वो इंडिया में किया। क्लियर है? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर पेमेंट्स भी होगा, लैंड, लेबर, रेंट, ये सब पेमेंट्स तो इनको होंगे ना, तो इनको पेमेंट वो यूएस डॉलर में करेगा। तो इन्वेस्टमेंट अगर हो रहा है, तो इनकम, बाहर से अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंडिया में, तो इनकम भी फॉरेन करेंसी में ही होगा। फॉरेन करेंसी आ रहा है इंडिया में। 7 नंबर, रेमिटेंस बाय द नॉन रेसिडेंट्स। कोई ऐसे लोग होते हैं जो एकदम शिफ्ट कर गए हैं बाहर, कोई यूएसए में शिफ्ट कर गया है, कोई रशिया में शिफ्ट कर गया है, और वहां पर वो अर्निंग कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा भेज देते हैं इंडिया अपने पेरेंट्स के पास। तो ये वो वाला चीज है, रेमिटेंस बाय द नॉन रेसिडेंट। तो देखो रिलेवेंट सामने, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, मैंने अपोजिट में इसीलिए लिखा है कि अगर आपको ये पॉइंट्स याद हो गया तो ये पॉइंट्स याद हो ही जाता है। ये है क्या, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। हम लोग क्यों फॉरेन करेंसी डिमांड करते हैं इंडिया वाले? सप्लाई, फॉरेन करेंसी किन किन कारणों से इंडिया में आता है, ये रीजन है। क्लियर? अच्छा, ये पॉइंट याद हो गया तो ये पॉइंट याद होना ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। जहां पर डिमांड और सप्लाई का थोड़ा थोड़ा यूज है, इसीलिए मैंने आपको ये पहले बता दिया। चलिए 3rd नंबर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आइए,